मैं कुंवरपाल सिंह, सहायक आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के पद पर कार्यरत। आज कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति में संस्थाओं के कामकाज के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों का मानना होता है और उन्हें भी संस्थाओं के साथ, संस्थाओं के भीतर ही रह कर के काम करना होता है। इस अध्याय में लोकतंत्र में संस्थाओं में कामकाज से संबंधित अर्थात किस प्रकार से काम करना होता है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है, साथ ही साथ विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। अतः इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं, जिनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन्हीं पर आज हम विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ये संस्थाएं मिलकर के सरकार का काम किस प्रकार से करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र व संघ की सरकार कहा जाता है। राज्य स्तर पर इन्हें राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम स्तर पर होती है उसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसी प्रकार से स्थानीय स्तर के अंतर्गत नगरों में रहने वाली जनसंख्या के लिए उसमें भी प्रशासन 3 प्रकार के स्तर होते हैं। छोटे नगरों में नगर पंचायत, बड़े शहरों में नगर पालिकाएँ और महानगरों में महानगर पालिकाएँ या नगर निगम अपना कार्य करते हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले किस प्रकार से लिए जाते हैं। एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 ईस्वी को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। इस कार्यालय ज्ञापन पर सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी और उसी संख्या के नाम से इस आदेश को जाना जाता है। इसका OM नंबर 36/31/90 के कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का आदेश था। यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था। कई सालों तक इस आदेश पर विवाद होता रहा और इस आदेश में कहा गया कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC अर्थात सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिए आरक्षित होंगी। अब तक नौकरियों में केवल आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग को ही मिलता रहा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% का कोटा इस आदेश के तहत तैयार किया गया और अन्य लोग जो है इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। निर्णय करने वाले इस ज्ञापन को जारी करने के लिए किसी एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिसने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए होंगे
इतने बड़े निर्णय में देश के लगभग सभी प्रमुख अधिकारियों का सहयोग रहा होगा और जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से वही देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। वास्तव में सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। इस कारण इस आयोग को मंडल आयोग कहा जाता है। 1980 में इस आयोग ने अपनी विभिन्न सिफारिशें दी। उनमें से एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि भारत सरकार की सरकारी सेवाओं और पदों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 27% वर्गों को आरक्षण देना। इस सिफारिश पर संसद में भी चर्चा हुई और कई पार्टियां तथा सांसद इस 27% के आरक्षण पर इस सिफारिश को लागू करने की मांग करते रहे। 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता दल ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया कि वह सत्ता में आने पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल के नेता प्रधानमंत्री के पद पर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह विराजमान हुए। उन्होंने नई सरकार के संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए जो मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की निर्णय किया। 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय को लागू करने का फैसला लिया गया तथा अगले दिन ही 7 अगस्त 1990 ईस्वी को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस निर्णय से संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में की इस घोषणा की। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की ओर से ली गई तथा एक अधिकारी ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 13 अगस्त 1990 ईस्वी को OM नंबर 36/31/91/90 एक नया आदेश तैयार हो गया। इस आदेश के विरोधियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिकाएं दी। इस याचिका की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहुमत से निर्णय सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, इसमें कुछ संशोधन करने के लिए कहा। इसी प्रकार से इस आदेश के तहत सरकार ने 1952 ईस्वी में यह निर्णय सुनाया गया था। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक और आदेश जारी हुआ और यह विवाद सुलझ गया। तभी से यह आदेश इस नीति पर काम कर रहा है। इस प्रकार से यह आदेश पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया 13 अगस्त 1990 ईस्वी को। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों हुई हमें? बच्चों,
समस्त लोकतांत्रिक देशों में जो है विभिन्न कामों को करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को ही संस्थाएं कहते हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारियों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का स्पष्ट रूप से वर्णन होता है और प्रमुख संस्थाएं जो है इस प्रकार की हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार की ओर से महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में अर्थात बॉडी के रूप में जो है नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। संस्थाओं के साथ कामकाज करने में परेशानी आती है और समय भी बहुत अधिक लगता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना सरल नहीं है और संस्थाएं बुरा फैसला लेने के लिए भी जो है मुश्किल से नहीं ले पाती हैं। क्यों? इसीलिए लोकतांत्रिक देशों में जो है संस्थाएं यानी सरकार जो है संस्थाएं बनाने पर जोर देती हैं। संसद की आवश्यकता भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है और प्रदेश स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है, जो जनता की तरफ से जो है कई प्रकार के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। संसद पर किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा काम संसद का होता है और कानून बनाने का या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। विधायिका का प्रमुख कार्य है देश स्तर पर जो है देश के लिए कानून बनाना, राज्य स्तर पर राज्य के लिए कानून बनाना और स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनता के लिए कानून बनाने का होता है। संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए जो है अनेक प्रकार से नियंत्रित करती है और कुछ अधिकारों का प्रयोग भी करती है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार फैसले लेने में सक्षम होती है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है और संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसों को खर्च करने की अनुमति दी जाती है। सार्वजनिक मसलों और राष्ट्र नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की संसद की भूमिका और अधिकारों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले प्रकार के सदन को जो है आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और जनता की ओर से अधिकांश फैसले जो है इसी सदन द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र, संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। भारत में भी दो सदन हैं। पहले सदन को लोकसभा और दूसरे सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल अर्थात लोअर हाउस, दूसरे सदन को राज्यसभा अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, इसीलिए राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु संसद द्वारा लिए गए फैसले तभी लागू होते हैं जब उस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति हो जाती है, स्वीकृति हो जाती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। इस प्रकार से संसद सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। लोकसभा और राज्यसभा के अंतर को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला हमारा पहला प्रकार किस प्रकार के लोकसभा
एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा का सदन प्रमुख रूप से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, वह स्थायी सदन है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। चुनाव, लोकसभा का चुनाव अर्थात उसके सदस्यों का चुनाव देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष यानी प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसकी अधिकतम सदस्य लोकसभा के में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250। वर्तमान सदस्य संख्या लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, जबकि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। मनोनीत सदस्य माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 ये वे सदस्य होते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई विशेष ख्याति प्राप्त की हो। ऐसी ख्याति विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हो, तभी ऐसे 12 सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है। प्रतिनिधित्व, भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होता है, जबकि राज्यसभा में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। सदन का स्तर जो है लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, इसे हाउस ऑफ पीपल निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेटस के नाम से जाना जाता है, इसे उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। शक्तिशाली की दृष्टि से जो है राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, जबकि राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तिशाली है। पदाधिकारी, इसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी, लोकसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अर्थात स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। राज्यसभा के भी 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, उन्हें सभापति एवं उपसभापति अर्थात चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन होते हैं। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और प्रस्तुत उसे लोकसभा से ही पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उस धन विधेयक को केवल 14 दिन तक के लिए रोक सकती है, अंत में उसे अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को वापस करना होता है। त्यागपत्र, लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण मंत्रिपरिषद पर होता है। त्यागपत्र, लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर जो है संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से हटना होता है, जबकि राज्यसभा में त्यागपत्र देना नहीं पड़ता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार होता है। राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार नहीं होता। इस प्रकार अब भारत के मानचित्र में जो है लोकसभा में वर्तमान स्थिति को थोड़ा नज़र डालेंगे। वर्तमान समय में जो है इसमें लोकसभा के कुल 545 क्षेत्र हैं, जिनमें 543 पर चुनाव होता है और 2 सदस्यों का चुनाव जो है वो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनमें से 412 सदस्य सामान्य जाति के होते हैं और 84 सदस्य आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के होते हैं, जबकि
47 सदस्य आरक्षित हैं, ये अनुसूचित जनजाति के होते हैं। अलग अलग प्रदेशों के जो क्षेत्रों के आधार पर इनमें अलग अलग सदस्यों का निर्धारण है। बड़े राज्यों से अधिक सदस्य का चयन होता है, जबकि छोटे वाले राज्यों से कम सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार से यह हमारे विधायिका का कार्य पूरा होता है। राजनीतिक कार्यपालिका सबसे बड़े अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करना सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं, जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। उन्हें जो लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें राजनीतिक स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, या राजनीतिक प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं। उन्हें लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के बदलने पर नहीं बदलते, अर्थात वे अपने पदों पर पहले की तरह से बने रहते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा लोकसभा में प्राप्त बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि किसी स्थिति में लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो वह सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करता है, या गठबंधन सरकार के नेता को जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और इन मंत्रियों के चयन के लिए प्रधानमंत्री पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री ऐसे सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है। तो ऐसे सदस्य को 6 महीने के अंदर लोकसभा अथवा राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य होती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों की 3 प्रकार कैटेगरी होती हैं। कैबिनेट स्तर मंत्री, ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, और कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, अर्थात छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, और ऐसे मंत्रियों को विशेष रूप से आमंत्रित करने पर ही वे कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। तीसरे प्रकार के मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालयों से जुड़े रहते हैं और उन्हीं की वो सहायता करते हैं। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, और ये सचिव नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्रियों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। वास्तव में सरकार की ओर से जो है अधिकांश अधिकारियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य है अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करना, अर्थात मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में थोड़ा अंतर समझने का प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री अर्थात उसमें जो है का आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री को मिलाकर के जो है उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रियों में जो है विभागों का बंटवारा यानी विभाजन करना प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। वह उनकी योग्यता और अक्षमता के आधार पर जो है उनमें मंत्रालय का विभाजन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा शासन का समस्त संचालन जो है वो प्रधानमंत्री के अनुसार ही किया जाता है। प्रधानमंत्री ही विदेशों के संबंध में जो है शासन का संचालन करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
अर्थात मंत्रिपरिषद में लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति महोदय को देता है और राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसलों का निर्णय जो है अवगत कराना प्रधानमंत्री का कार्य अपने मंत्रिमंडल को रहता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने का कार्य प्रधानमंत्री का है। महत्वपूर्ण पदों पर जितनी भी महत्वपूर्ण उपाधियां वितरित की जाती हैं वो सब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती हैं। देश का सर्वोच्च नेता होता है और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से जो है दल का भी नेता होता है अपने, इसमें लोकसभा का नेता कहलाता है। देश का सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। सरकार की ओर से जो मुख्य वक्तव्य आता है वह प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है। नीति निर्धारण करने नीति आयोग का अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं और उसी के द्वारा देश के लिए तथा विदेश के लिए नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही पूर्ण की जाती है। मंत्रियों को हटाना, उन्हें उसके पद पर बने रहना तब तक बने रहते हैं मंत्री जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, और यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उसको उसके पद से हटाने के लिए भी अधिकारी होता है। विभिन्न विभागों में सामान्य नीति निगरानी करने का कार्य भी प्रधानमंत्री का होता है। इस प्रकार से वास्तव में प्रधानमंत्री ही सरकार की ओर से इन सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। कार्यपालिका के अंतर्गत जो है सबसे दूसरा महत्वपूर्ण स्थान जो है राष्ट्रपति का आता है। एक और प्रधानमंत्री जहां सरकार का प्रमुख होता है वही राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और वास्तव में वह देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, परंतु समस्त अधिकार जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। सारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। भारत के राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां अधिकार प्राप्त है। इसे दो भागों बांटते हैं। पहले प्रकार का अधिकार जो है वह शांतिकालीन अधिकार अथवा उसे सामान्यकालीन परिस्थितियां भी कहते हैं। इन शांतिकालीन अधिकारों और सामान्य परिस्थितियों के आधार पर जो है राष्ट्रपति महोदय को 5 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला अधिकार कार्यपालिका संबंधी अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से जो है महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करना, शासन का संचालन करना और विदेशों के संबंध में संचालन करना, सैनिक क्षेत्र में भी अधिकार है। दूसरे प्रकार का अधिकार व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार, इसके अंदर संसद का अधिवेशन बुलाना, विधेयकों को सदन में प्रस्तुत कराना, स्वीकृति देना, अध्यादेश जारी करना तथा संसद में सदस्यों को मनोनीत करना। जैसे लोकसभा में जो है 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किया जाता है। वित्तीय अधिकार तीसरा अधिकार है। वार्षिक आय व्यय अर्थात बजट, देश का बजट संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ली जाती है और उसे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और पारित कराने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वित्त आयोग की सिफारिशों को वह सदन के पटल पर रखवाता है। सार्वजनिक प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है न्यायिक अधिकार, दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का कार्य राष्ट्रपति महोदय का है और न्यायाधीशों की नियुक्तियां, उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संपूर्ण देश के लिए नियम बनवा सकता है तथा इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण आयोगों के प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरे प्रकार के अधिकारों को आपातकालीन अधिकार या संकटकालीन अधिकार कहते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदय संकट काल की घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो
राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत संकट काल की घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो उस प्रदेश में, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति इस संकटकालीन अधिकार को आर्थिक संकट की स्थिति करता है। तीसरे प्रकार का अंग जो है सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका है, अर्थात लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है और देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों का सामूहिक रूप से उन्हें न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। प्रदेश स्तर पर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर जो है विभिन्न न्यायालय होते हैं। इस न्यायिक प्रशासन भारत में सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह देश के सभी न्यायालयों को अपने नियंत्रण में रखे और उसी के दिशा निर्देश में भारत की न्यायपालिका कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के बीच, देश के नागरिकों के बीच सुनवाई कर सकता है, नागरिकों और सरकार के मध्य सुनवाई कर सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सुनवाई कर सकता है। यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार से कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय का है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है और न ही सत्ताधारी पार्टी के अनुसार वह कार्य करती है। सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति माननीय प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो है नियुक्त करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज के पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन भारत के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के बाद उन्हें उनके पद से हटाना भी बड़ा ही कठिन है। इसमें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। संसद में के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। परंतु आज तक भारत के इतिहास में जो है ऐसा, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ या किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ हो और उसको उसके पद से हटाया गया हो। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है और उस सर्वोच्च न्यायालय, उस न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह भी फैसला दिया गया है कि वह संसद में संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती है। अतः भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसके मौलिक अधिकारों को संरक्षण के रूप में जो है काम करने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार हमारे ये 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं पूर्ण होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम कुछ प्रश्नों को से आपसे पूछेंगे, आप आशा है उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, देश की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी हैं जो प्रमुख रूप से फैसले लेती हैं और उन फैसलों को लागू करती है तथा उन फैसलों के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसे पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से जो है तो इसका सही उत्तर है सबसे पहला विधायिका, अर्थात कानून बनाने का कार्य है, उस कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है और यदि इनके दोनों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो उसे पूरा करने का कार्य न्यायपालिका का है। देश में 27% आरक्षण किस आदेश के तहत प्रारंभ हुआ? ऐसा आदेश 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36/012/31/90 है और उसी आदेश के तहत ये शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पहले से ही भारतीय संविधान में उल्लेखित था। भारत में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? मंत्रियों के चाहे वो प्रदेश स्तर पर है या राज्य केंद्र स्तर पर है, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री। न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान किसका है? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को जो है फौजदारी और दीवानी न्यायालय की अपीलें सुनने का अधिकार है और वह उस न्यायालय के खिलाफ भी सुनवाई करने का अधिकार रखता है। इसी के साथ आज के हमारा ये वीडियो का कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।